गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने हमारे गोल्डन रेस का चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस स्टार्ट किया था और हमने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखी थी। स्टार्टिंग में वायलेंस क्या होता है, फिज़िकल वायलेंस क्या होता है, इनवर्ड वायलेंस क्या होता है और रियलिटी में जो सोसाइटी होती है उसके अंदर क्या लोग क्या सोच रखते हैं, कैसे दुनिया ख़राब हुई है, इसकी जो जड़ है वो ओल्डर जनरेशन से आई है और वो ही कंटिन्यू होती जा रही है क्योंकि हम जो नई जनरेशन है वो उसे चेंज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं और जो चलता है दुनिया में हम उसी में ही घुल मिल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो क्या सही है और क्या गलत है उसको हमें चेंज करना है। हमें जो इनवॉयलेंस है उससे उसकी मदद से ही हम इस दुनिया के अंदर जो वायलेंस है उसको कम कर सकते हैं और उसकी शुरुआत हम खुद से ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी, है ना। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। बाकी हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने छोड़ा था इस वाले पैराग्राफ में, you will have to consider outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आउटवर्ड क्रुएलिटी है और वायलेंस है और जो इनवर्ड वायलेंस है जिसे तुम जानते नहीं हो उसे तुम्हें खुद को ढूंढ कर ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो आज हम आगे का जो चैप्टर है वायलेंस का तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। You are still young। आप अभी भी एक यंग पर्सन हो, लेकिन जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि कैसे इनवर्डली मैन जो होता है वो कैसे हेल से मीन्स नरक से कैसे गुज़रता है और जो भी वो कष्ट, जो माइजरी यानी जो भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, है ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब से कैसे गुज़रता है। तो ये चीज़ आप बड़े होने पे और ज़्यादा अच्छे से जानोगे, बिकॉज ही इज़ इन द कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। और वो नरक से कैसे गुज़रता है, इन अपने दुखों से कैसे गुज़रता है, क्योंकि वो लगातार खुद से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने नेबर्स से, इवन यहाँ तक कि अपने खुद के भगवान से भी वो लड़ता ही रहता है, खुद के लिए ही लड़ता रहता है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity। और इसीलिए वो हमेशा सॉरो में ही रहता है, मीन्स दुख में ही रहता है, डूबा रहता है दुखों में इंसान, एंड कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में भी डूबा ही रहता है। इसलिए उसकी ज़िंदगी में या उसके पास लव नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, जेनरोसिटी नहीं है, किसी पे दया धर्म करने वाली जो सोच होती है वो तक भी नहीं है, एंड चैरिटी, दान करने का जो एक अच्छा कर्म होता है वो सोच होती है वो तक भी उसके अंदर नहीं है। एंड अ पर्सन में हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive। ये चीज़ हो सकती है कि किसी भी इंसान के पास उसके नाम के आगे PhD लगी हुई हो, PhD की डिग्री हो सकती है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास बहुत सारे हाउसेस हैं, जिसके पास बहुत सारी कार्स भी हैं, लेकिन अगर उसके पास, उसके अंदर, उसके हार्ट के अंदर, उसके दिल के अंदर अगर लव नहीं है, किसी के लिए अफेक्शन नहीं है, किसी के लिए प्यार नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, किसी के लिए दया नहीं है, या कंसिडरेशन नहीं है, या फिर जैसे किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, या
किसी की फीलिंग समझने की इमोशन नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एनिमल, तो वो किसी एक जानवर से भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो ऐसे वर्ल्ड में अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है, और जो कि जिसका रिज़ल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिस्ट्रक्टिव है, इतना ख़राब है कि वह इस दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, और इसलिए जब तुम यंग हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, तुम्हें ये सब बातें जाननी पड़ेगी, कोई आके नहीं बताएगा, ये तुम्हें खुद जब देखोगे तो ये सब तुम्हें खुद को जानना होगा, इस चीज़ में घुसना पड़ेगा कि ये होता क्या है और ये ख़त्म कैसे होगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन बातों को खुद से ही देखना पड़ेगा। You have to expose to all these things so that your mind begins to think, और तुम्हें इन सब बातों को इतनी गहराई से देखनी पड़ेंगी, इन सब को डीपली इस मैटर में अपने व्यूज़ को डालना होगा या रिसर्च करनी होगी, ताकि जो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा जो माइंड है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर सके। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो फिर क्या होगा लास्ट में, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हारे माइंड को मोटिवेट नहीं करोगे इस सब चीज़ों के बारे में सोचने में, तो आखिर में तुम भी उस बाकी की दुनिया के जैसे बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स आ टेरिबल बिजनेस। और बिना लव के, बिना अफेक्शन के, बिना चैरिटी के, जेनरसिटी के जो ज़िंदगी है, जो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो एक टेरिबल बिजनेस बन जाएगी आगे जाके। That is why one has to look into all these problems of violence. इसीलिए यही रीज़न है कि तुम्हें वायलेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। Not to understand violence is to be really ignorant, is to be without intelligence and without culture. वायलेंस को नहीं समझना, अंडरस्टैंड नहीं करना, रियली में इग्नोर करना एक तरह से, तो ये वास्तव में क्या है, इग्नोरेंस एक तरह से इंटेलिजेंस, विदाउट इंटेलिजेंस है और विदाउट कल्चर है, यानी बिना बुद्धि के कह लो या बिना ब्रेन के और बिना कल्चर के होना है। अपन ये कह सकते हैं कि विदाउट वायलेंस को ना ही समझना एक तरह से पागलपन है और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, आप इसको ये कह सकते हो। Life is something enormous, and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole, fighting off everybody, is not to live. ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, बहुत बड़ी है लाइफ, एंड merely to carve out, और इस ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए एक छोटा सा, इस बड़ी सी अर्थ के अंदर कह लो या फिर इस बड़ी सी दुनिया में या ज़िंदगी में खुद के लिए ही एक छोटा सा होल बनाना या उस होल के अंदर रहना, उसको आप कुछ भी कह सकते हो, अपने घर भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो या लाइफस्टाइल या एवरीथिंग। तो अपने लिए, खुद के लिए होल बनाना और उसमें रहना और सभी लोगों से, जो बाकी की दुनिया है, उससे लड़ना, ये ज़िंदगी नहीं होती है, इसे हम लाइफ नहीं कहते हैं। इट इज़ अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अभी से और इसके आगे भी तुमको इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ये तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें इनके बारे में खुद से ही जानना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society, और ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें वायलेंस के रूट पर जाना है या फिर
सोसाइटी के अगेंस्ट, जो उस सोसाइटी के अगेंस्ट जो वॉयलेंस से भरी पड़ी है, उसके अगेंस्ट जाकर अपनी लाइफ को वॉयलेंस के नाम से बिल्कुल दूर करना है। ये डिसीज़न तुम्हें लेना है, तुम्हें चूज़ करना है, क्योंकि जो वॉयलेंस है उस पे तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और तुम नहीं भी चाहो जाना तो तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि तुम्हें वॉयलेंस के रूट पर जाना ही पड़ेगा, कदम रखना तो पड़ेगा ही। लेकिन उस वक्त भी ये तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम कौन सा रूट अपने लिए चुनते हो। बी फ्री, लिव हैप्पीली, joyously, without any antagonism, without any hate। फ्री रहो, हैप्पीली रहो, जॉयसली मतलब खुशी से रहो, और बिना किसी एंटागोनिज्म के, मीन्स बिना किसी दुश्मनी के जो फीलिंग होती है, सोच जो होती है कि ये मेरा दुश्मन है, ऐसी सोच के बगैर रहो और बिना किसी हेट के रहो। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तभी जो अपनी लाइफ है उसे हम एक अलग से क्वाइट डिफरेंट बना सकते हैं। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग। तब रियलिटी में जब हम इन सब चीज़ों को सही चीज़ से जानेंगे और सही क्या करना है या क्या नहीं करना है उसका सही डिसीज़न लेंगे, तभी हमारी जो लाइफ है वो मीनिंग, उसका होने का एक मीनिंग है। ठीक है। इज़ फुल ऑफ जॉय, जो खुशी से भरी हुई होगी और क्लैरिटी से भी भरी हुई होगी, तभी हमारी लाइफ एक हैप्पी लाइफ कहलाएगी। When you woke up this morning, did you look out of the window? और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे ये कहना चाह रहा है राइटर हमसे, हमें हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ करना चाह रहा है कि हम खुद के माइंड को फ्रेश कैसे रख सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है ये, व्हेन यू वोक अप, जब आप सुबह उठते हो, जागते हो मॉर्निंग में, क्या आपने विंडो के बाहर कभी देखा है? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब सूरज उगता है ब्लू स्काई में, जब उगना शुरू करता है, तो जो हिल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर की साइड में सैफरन कलर की सी जो वो शैडो सा पड़ने लग जाता है। वो कितना प्यारा नज़ारा होता है कि नीला आसमान है, ब्लू, बहुत प्यारा, और ब्लू स्काई है, उसके अंदर जो सूरज हल्का से रोशनी में उग रहा है, और उसकी जो बाउंड्रीज़ है हिल्स के ऊपर रेडिश कलर का, सैफ्रॉन कलर का एक बाउंड्री बनी हुई है, वो कितना प्यारा होता है सीन। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग cuckoo cooed, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead। और यहाँ तक कि उस टाइम पर जब मॉर्निंग के अंदर जब सूरज उगता है तो बर्ड्स जो हैं वो गाती हैं, और अर्ली मॉर्निंग में जो कुकू है, जो कोयल है, वो भी गाना गाती है, कुकू करती है। तो उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में एक बहुत चारों तरफ एक साइलेंस रहता है क्योंकि सब सो रहे होते हैं, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, और वो जो नज़ारा होता है वो बहुत सुंदर होता है। और उस टाइम पर रियल में एक बहुत अच्छी ब्यूटी, नेचर का एक बहुत अच्छा ब्यूटी पार्ट जैसे कह सकते हैं आप, ब्यूटी का हिस्सा कह सकते हैं, वो मॉर्निंग में ही होता है। एंड लोनलीनेस, ब्यूटी एंड लोनलीनेस का एक सही जो एग्जाम्पल है वो मॉर्निंग में देखा जा सकता है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट, और इस चीज़ के बारे में अगर कोई इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है तो वो एक तरह से मरे हुए के समान है, मतलब उसका होना ना होना बात बराबर ही है, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल भगवान का दिया हुआ नज़ारा है जिसको देखकर हम अपने हर गम को भूल जाते हैं, हर दर्द को भूल जाते हैं, हर बुरी सोच को भूल जाते हैं, क्योंकि वो जो नज़ारा होता है उसमें इतनी शांति होती है, इतना सुकून होता है जो हर इंसान को महसूस करना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर घूमने जाना चाहिए।
और जो नेचर है, पेड़ हैं, जो मौसम होता है, उसको फील करना चाहिए। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर। लेकिन इस आज की दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग इस चीज़ से अवेयर हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट। और आप भी इस चीज़ से अवेयर हो सकते हो, लेकिन कब? जब आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, उसे आप ओपन करो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप अपने अंदर का जो डर है उसे बाहर निकाल के पटक दो दूर। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और अपने अंदर जो भी वायलेंट भरा हुआ है, जो भी वायलेंस भरा हुआ है, उस सब को बाहर निकाल दो। तब आप भी इस चीज़ से अवेयर हो सकते हैं। देन देयर इज़ जॉय, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind. और जब आप ऐसा करते हो, आप खुद को अवेयर करते हो इन सब चीज़ों के लिए, तब आपकी ज़िंदगी में, रियलिटी में खुशी होगी वहाँ आपकी लाइफ में। और ब्लिस यानी वही हैप्पीनेस को ब्लिस कहते हैं। तो आपकी लाइफ में एक स्पेशल खुशी आएगी, सुकून आएगा, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। एंड ये जो इंसान की जो माइंड के अंदर ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेट है माइंड की, उसको लाना, इस रास्ते पे लाना एजुकेशन का ही पार्ट है। ये जो हमारी किताबों हमें जो बताती हैं, उससे हम अगर उनकी बातों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो हम खुद को, अपनी आत्मा को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, सब अपने अंदर से, अपने बाहर से, हम सब से मतलब वायलेंस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और खुद को एकदम सेटिस्फाइड, हैप्पी लाइफ और सेटिस्फाइड लाइफ हम एजुकेशन के थ्रू अपनी बना सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसके राइटर देखिए, जे कृष्णमूर्ति मैंने बताया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। जे कृष्णमूर्ति इज़ अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। तो जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो एक रेप्यूटेड राइटर हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। लाइक Bertrand Russell, his mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. जैसे कि Bertrand Russell हैं, Bertrand Russell जो हैं, उनकी तरह ही जो जे कृष्णमूर्ति हैं, उनका माइंड भी पुराने ढंग के जो फैशन था, या कह सकते हो सोच है पुरानी, उन सब को बदलने की सोच रखते हैं, पूरी तरह से बदलने के आइडियाज़ रखते हैं। देयर इज़ अ टैंग ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन हिज राइटिंग्स। और उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर जो अपनी एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको उन्होंने शो भी किया है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ रिमार्केबल। और उनकी जो एजुकेशन के फील्ड के अंदर उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत ही रिमार्केबल है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस। और जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है उसके अंडर में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काम कर रही हैं। और वो क्या काम करती हैं? वो अपना जो डिवोशन है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जो जनरेशन है उसे मतलब जो प्रेजेंटली जो नई जनरेशन आती जा रही है उसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस हैं उनको बना रही है ताकि एक नई सोसाइटी जनरेट हो सके। अबाउट द टैक्स, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द टैक्स। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न।
तो इस प्रेजेंट आर्टिकल में जो कि कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, तो उसके अंदर उन्होंने जो वायलेंस है, उसकी जो डेंजर्स हैं, जो कह सकते हो आप जो मुद्दे हैं, उन सब के बारे में बताया है जो दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरसिटी। और पूरी दुनिया में एक नया कल्चर बनाने की ज़रूरत है, और वो कल्चर लव, पिटी, पेशेंस और जेनरसिटी से ही भरा होना ज़रूरी है। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। और एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा अच्छा टूल है जिससे हम इसे पूरा कर सकते हैं, इस वायलेंस को ख़त्म करके, और पूरी दुनिया में एक नया कल्चर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड ये रियली में बहुत अच्छी सीखने वाली बात भी है। ये एक रियलिटी फैक्ट है। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, सिखाता बहुत कुछ है। ज़िंदगी के पूरे फैक्ट को इसने 2 पेज के चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है। और रियली में कृष्णमूर्ति की जो राइटिंग है ऑन वायलेंस, ये चैप्टर हमने पढ़ा है जो, वो रियली में अगर कोई रियली फैक्ट में इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारता है, तो रियली में वो पहले सक्सेसफुल होगा, एक अच्छा इंसान होगा। इनफैक्ट उसके आसपास की दुनिया जो है, जैसे लाइक उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके नोन पर्सन्स, जहाँ वो काम करेगा, जहाँ कमाएगा करेगा, वहाँ के स्टाफ्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह, और भी बहुत सारी जगह, तो वो खुद अपनी तरफ से एक नया कल्चर डेवलप कर सकता है। तो ये कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत अगर तुम सोचते हो कि सामने वाला करेगा, तो तुम गलत हो। दुनिया सामने वाले से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि अपन को ये सोचना चाहिए कि दुनिया हमसे बनती है, शुरुआत हम करेंगे। अगर हम जिस रास्ते पे चलेंगे, आगे दुनिया उसी रास्ते पे चलेगी। अगर हर इंसान वायलेंस को ख़त्म करने की कोशिश करने लग जाए, सबसे पहले खुद के अंदर और फिर अपने आसपास, मीन्स अपनी फैमिली के अंदर से, तो धीरे धीरे एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर वायलेंस होगा ही नहीं। सब खुश होंगे, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे का दुख समझ सकते होंगे, सब हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। कोई पराया नहीं होगा उस टाइम पर, सब अपने ही होंगे। कोई सगा नहीं होगा कि भी ये मेरा सगा है या ये मेरा सौतेला है, कोई नहीं होगा। बस हाँ, ये मेरे पास में रहता है, ये एंड में इसके मतलब क्लोजनेस आ जाएगी सब में, तो एक अलग ही कल्चर होगा। तो ये चैप्टर रियली बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको इसके कुछ हार्ड वर्ड्स करवा लेती हूँ। ये देखिए, ये हार्ड वर्ड्स हैं अपने गोल्डन रेज का चैप्टर ऑन वायलेंस। हार्ड वर्ड्स देखिए, फर्स्ट है वायलेंस। वायलेंस का मीनिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स। सेकंड है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म यानी एग्रेसिव अपोजिशन, यानी दुश्मनी, एग्रेसिव अपोजिशन। थर्ड है माइम, MAIM। माइम का मतलब होता है कॉज इंजरी, किसी को चोट पहुंचाना, घायल करना। फोर्थ है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन नेचुरल और इनबॉर्न। फिफ्थ है ब्रूटल। ब्रूटल का मीनिंग होता है वायलेंट एंड क्रूअल। सिक्स्थ है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मीनिंग होता है काइंडनेस। सेवेंथ है ब्लिस। ब्लिस का मीनिंग है सुप्रीम जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, सुपर जॉय या सुपर हैप्पी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आपको ये हार्ड वर्ड्स अपने फिगर आउट करने हैं, और इसके साथ ही इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिगर आउट करने हैं। और यहाँ तक के अपने जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको फिगर आउट में सारे के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट लिखना है और आंसर भी कंप्लीट लिखना है। और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी आपको सही तरीके से और अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, तो अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3rd। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी चैप्टर 3rd। ठीक है, ओके, थैंक यू।